Hello students, today we are going to study about the structure of pollen grains. So very important topic of this chapter. Clear? अभी तक जो आप पढ़ रहे हैं वो बेसिक में पढ़ रहे हैं and then after we will study about the development of male gametophyte and female gametophyte. So in our previous class we have seen कि how microspore mother cell undergoes meiosis and it forms 4 haploid microspore. माइक्रोस्पोर्स जो टेट्राड की फॉर्म में अरेंज होते हैं एंड देन आफ्टर वो रिलीज हो जाते हैं और सिंगल पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिटेल डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग पॉलन ग्रेन्स. क्लियर? जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उसकी स्टडी को, पॉलन ग्रेन की स्टडी सबसे फर्स्ट टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टर्म द पैलिनोलॉजी. स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज नोन एज पैलिनोलॉजी. क्लियर? जब हमने देखा यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है कि जो माइक्रोस्पोर हैं दे आर ऑल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म. क्लियर? आपको मैक्सिमम टाइम ये बुक में या क्वेश्चंस में आपको दिखाई देगी. जब हम मेल गैमेटोफाइट की बात करते फर्स्ट, तो जो माइक्रोस्पोर है दैट इज नॉट द मैच्योर वन, दैट इज द इमैच्योर पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट या फिर इसको माइक्रोगैमेटोफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारी सेकेंडरी टर्म्स भी आएंगी जो आपको समझ के चलनी है कि जो मेल गैमेटोफाइट है दैट इज ऑल्सो नोन एज माइक्रोगैमेटोफाइट भी बोल सकते हैं. और इमैच्योर जो मेल गैमेटोफाइट है उसकी फर्स्ट सेल यानी जो पॉलन ग्रेन है दे आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट बट दिस पॉलन ग्रेन इज स्टिल इमैच्योर. क्लियर? ये पार्शियली डेवलप्ड है. तो अभी हम देखेंगे कि पार्शियली डेवलप्ड और मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में क्या डिफरेंस है, दैट वी विल स्टडी. क्लियर? क्योंकि ये जो पॉलन ग्रेन्स बने हैं दे आर द रिजल्ट ऑफ मियोसिस, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज हैप्लॉइड है ये नेचर के अंदर. क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है. उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है ये दे आर यूनिसेल्युलर. क्लियर? तो जो सेल्स बनती है एट द एंड ऑफ मियोसिस दे आर कंसीडर्ड एज अ यूनिसेल्युलर स्ट्रक्चर. तो जो पॉलन ग्रेन्स हैं द फर्स्ट दे आर यूनिसेल्युलर एंड दे आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर. क्लियर? पैलिनोलॉजी आपको यहाँ से ध्यान रखना है. नॉर्मल केस में हम कुछ एक्सेप्शन केस पढ़ रहे हैं कि जो शेप है पॉलन ग्रेन्स, वैसे तो हम देखते हैं कि जो पॉलन ग्रेन्स के शेप्स हैं वो स्पीसीज पे डिपेंड करते हैं. हर स्पीसीज का अपना एक यूनिक टाइप का पॉलन ग्रेन का शेप हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर हो सकता है. लेकिन हम यहाँ पर कुछ स्पेशल पॉइंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन है वो मायोसॉटिस के कंसीडर होते हैं. मायोसॉटिस एक ग्रीक वर्ड है, उस ग्रीक वर्ड का मतलब होता है माउस ईयर. तो दे लुक्स लाइक ईयर्स ऑफ माउस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज मायोसॉटिस. फिर नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन. ये आपको क्वेश्चन मिलेगा. लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन मिराबिलिस में दिखाई देते. मिराबिलिस को 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं जो आपने देखा हुआ है ये. तो दे आर कॉल्ड 4 o'clock प्लांट. और सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन, लॉन्गेस्ट यानी दे आर रिबन लाइक या फिलामेंटस होते हैं, निडल लाइक, इसलिए इनको फिलीफॉर्म भी कंसीडर करते हैं. आपको काफी बुक में फिलीफॉर्म पॉलन ग्रेन्स दिखाई देगा. ज़ोस्टेरा एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से याद रखना क्योंकि ज़ोस्टेरा एग्जाम्पल इस चैप्टर में काफी बार रिपीट होगा. ज़ोस्टेरा एक मराइन जो है वो सी ग्रास कंसीडर होता है. ज़ोस्टेरा एंजियोस्पर्म ही है लेकिन इसको हम सी ग्रास भी बोलते हैं. ये एक ओनली एंजियोस्पर्म है जो मराइन है, तो इसको जो हमने नाम दिया सी ग्रास बोलते हैं, या कई बुक में आपको ईल ग्रास भी लिया जाएगा. तो जितने भी कॉमन सेकेंडरी नाम आते हैं यहाँ से आपको याद रखने. तो ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पर. जब हम पॉलन ग्रेन्स को देखते हैं तो नॉर्मल केस में पॉलन ग्रेन्स का कलर जो होता है वो येलो कलर का होता है. जो हमने टेपिटम के फंक्शंस में पढ़ा कि जो टेपिटम है वो पॉलन किट प्रोड्यूस करता है, जिसको हमने देखा कि वो ऑयली विस्कस सब्सटेंसेस है जिसकी वजह से पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो येलो कलर के भी दिखते हैं और दे रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स की बॉडी से चिपक जाते हैं. तो जो येलो कलर के पॉलन ग्रेन्स है उसमें येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल जो कंपाउंड है वो है फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स. क्लियर? बहुत अच्छे से ध्यान रखना. कैरोटीनॉइड्स आप पढ़ के आ चुके हैं, दे आर द प्लांट पिगमेंट्स. क्लियर? वेयर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं ये पॉलीफिनोलिक मॉलिक्यूल्स हैं. जो फ्लेवोनॉइड्स हैं दे आर ऑल्सो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं प्लांट के अंदर और इनका जो मेन इफेक्ट्स होता है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होता है.
इसी कंपाउंड की प्रेजेंस होने की वजह से ही जैसे कैरोटीनॉइड्स भी एंटीऑक्सीडेंट्स की तरह बिहेव करते हैं, और इन्हीं एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी और हाई रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट होने की वजह से पॉलन ग्रेन्स को हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे कि पॉलन ग्रेन्स जो है वो फूड सप्लीमेंट्स के फॉर्म में यूज होते हैं। तो फ्लेवोनॉइड्स और कैरोटीनॉइड्स, दीज आर द कंपाउंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द येलो कलर ऑफ पॉलन ग्रेन्स बिकॉज दे आर नॉन ग्रीन। अब नॉन ग्रीन इसलिए है क्योंकि नॉर्मल केस में अगर हम क्या बात करेंगे, जो प्लास्टिड्स हैं, ग्रीन प्लास्टिड्स, वो यहाँ पर एब्सेंट है, दैट्स व्हाई दे आर नॉन ग्रीन। लेकिन जब हम पॉलन ग्रेन्स को देखते हैं व्हेन दे आर इमेच्योर हैं, यंग हैं, तो वो ग्रीन कलर के हैं, और उस केस में क्योंकि उनमें क्लोरोप्लास्ट ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सो जो ग्रीन पॉलन ग्रेन्स होंगे, यंग पॉलन ग्रेन्स, वो स्टार्ची होंगे। लेकिन जैसे जैसे पॉलन ग्रेन्स येलो होते जाएंगे, यानी जैसे जैसे उसमें प्लास्टिड्स डेफिशिएंट होने लगेंगे, उनके पास में जो फैटी एसिड्स कंपाउंड्स है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट। अब जो साइटोप्लाज्म देखते हैं हम पॉलन ग्रेन्स का, जो साइटोप्लाज्म है उसमें स्टार्च भी प्रेजेंट है और अनसैचुरेटेड फैट्स भी प्रेजेंट हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो स्टार्च यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा, वो तो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा पॉलन ग्रेन्स को, लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, दीज अनसैचुरेटेड फैट्स, ये जो पॉलन ग्रेन के अंदर जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, स्पेसिफिकली जो क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स को जो रेडिएशंस हैं उसके इफेक्ट से डैमेज होने से प्रिवेंट करता है। तो हमने यहाँ पर एक डायग्राम दिया है जिसको सिर्फ बेसिकली आपको अभी सिर्फ देखना ही है कि हमने देखा माइक्रोस्कोप मदर सेल ने मियोसिस किया, टेट्राड बनाया, टेट्राड जब सेपरेट हो जाएगा कैलेज एंजाइम की हेल्प से, क्योंकि वो कैलोज से जुड़ा हुआ है, और कैलोज से जुड़ा होने के बाद जब कैलेज एंजाइम उसको ब्रेक कर देगा तो दे बिकम अ सिंगल सेल। ठीक है। अब ये जो यंग पॉलन ग्रेन है, जैसा डायग्राम में हम देख रहे हैं, इट इज ग्रीन इन कलर, क्योंकि ये इसमें प्लास्टिड्स अभी प्रेजेंट है, इसमें मेन कंपोनेंट्स जो होगा वो स्टार्च होगा। लेकिन जैसे जैसे ये मैच्योर होने लगेगा, आप देखेंगे कि जो यंग पॉलन ग्रेन है उसमें सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। क्लियर। वेयरएज जब आप मैच्योर पॉलन ग्रेन्स को देखेंगे तब आपको उसमें 2 न्यूक्लियस दिखाई देंगे, यानी वहां पर 2 सेल्स आर प्रेजेंट। तो इसीलिए जो यंग पॉलन ग्रेन है इसको हम बोलते हैं इमैच्योर या पार्शियली डेवलप्ड मेल गैमेटोफाइट, और आगे जैसे जैसे ये मैच्योर होता जाएगा तब हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ मैच्योर मेल गैमेटोफाइट। डायग्राम को हम अभी इसकी लेबलिंग को नहीं कंसीडर कर रहे क्योंकि आगे हम इस लेबलिंग को पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ट्यूब न्यूक्लियस है, दैट वी विल स्टडी इन द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जस्ट टू शो कि ये है इमैच्योर पॉलन ग्रेन और ये है एक मैच्योर पॉलन ग्रेन। लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने पढ़ी कि फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट कंसीडर होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। कंफ्यूज मत होना क्योंकि हमने इसको माइक्रोस्पोर भी बोल रहे हैं, माइक्रोस्पोर के साथ साथ हम इसको पॉलन ग्रेन भी बोल रहे हैं। पॉलन ग्रेन को हम फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट भी कंसीडर कर रहे हैं, और साथ साथ में हम इसको इमैच्योर या पार्शियली डेवलप्ड माइक्रो गैमेटोफाइट भी बोल रहे हैं। तो बहुत सारी टर्म्स हैं जो आपस में कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हर टर्म को पैरेलल में साइड में बॉक्सेस में लिखते हुए आप चलिएगा। ठीक है। जब हम स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, सबसे पहले तो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन, वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन को स्पोरोडर्म भी कंसीडर किया जाता है। हम यहाँ पर सबसे पहले पॉलन ग्रेन्स की जो वॉल है दैट इज नोन एज स्पोरोडर्म, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एज वी हैव स्टडीड। द आउटर वन इज नोन एज एक्साइन एंड द इनर वन इज नोन एज इंटाइन। क्लियर। अब जब एक्साइन है इसको फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड किया, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। आउटर वन इज नोन एज सेक्साइन और जो इनर वन है दैट इज नोन एज नेक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा, ये आउटर है और ये इनर है। उसके बाद में जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये सेक्साइन जो है ये वापस फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। उसमें जो सबसे आउटर मोस्ट है वो है टेक्टम, द मिडिल वन इज नोन एज बैक्यूलम, और जो सबसे इनर वन है दैट इज नोन एज फूट लेयर। ठीक है। तो ये इनर मोस्ट हो गई, ये मिडिल वन हो गई और ये आउटर वन हो गई।
तो बेसिकली स्पोरोड्रम को इस तरह से डिवाइड किया गया है, लेकिन आप जब बाहर से एकदम क्लियर कट जो बहुत ही नॉमिनल लेवल पे पढ़ते हो तो हमको दिखाई देती है कि जो वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन है वो 2 लेयर से बनी हुई है, एक्साइन और इंटाइन। अब जो एक्साइन है सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, और ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। जब हमने फंक्शन ऑफ टैपिटम पढ़ा था तब हमने देखा कि जो टैपिटम है वो स्पोरोपोलिन प्रोड्यूस करती है। क्लियर? हमने देखा था कि जो यूबिश बॉडी है दे कंटेन स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन तो प्रेजेंट है, साथ साथ में यहाँ क्यूटीन भी प्रेजेंट है। क्यूटीन जो क्यूटिकल्स बनाती है लीफ में, जो वाटर रिपेलेंट सब्सटेंस है, तो ये क्यूटीन और स्पोरोपोलिन दिखाई देते हैं आपको एक्साइन में। अगर आप बेसिक क्वेश्चन पढ़ेंगे तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। ये जो स्पोरोपोलिन है दैट इज कंसीडर्ड एज द हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू, और साथ साथ में आप इसको देखेंगे कि जो पॉलन ग्रेन्स है ना ये थिक तो है ही, क्लियर, ड्यू टू स्पोरोपोलिन इन एक्साइन, और दूसरा ये ऑर्नामेंटेड है। जब हम ऑर्नामेंटेड की बात करते हैं तो ऑर्नामेंटेड का मतलब ये होता है कि जो आउटर लेयर है, जैसे पॉलन ग्रेन्स है, कुछ पॉलन ग्रेन्स है उसमें इस टाइप का ऑर्नामेंटेशन होगा, किसी के अंदर इस तरह से ऑर्नामेंटेशन होगा, किसी के अंदर इस टाइप की वैरायटी होगी। तो आप देखेंगे कि जो आउटर मोस्ट एक्साइन है ना, ये क्वेश्चन बनता है कि जो डिफरेंट स्पीसीज के पॉलन ग्रेन्स की जो सरफेस के ऊपर डिफरेंट डिजाइन्स होती है, जो उसका ऑर्नामेंटेशन होता है, दैट इज ड्यू टू, तो आपको सीधा आंसर लिखना है, दैट इज ड्यू टू एक्साइन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम एक बार और यहाँ से क्लियर करते हैं। ये जो ऑर्नामेंटेशन है किसी भी पॉलन ग्रेन का, दैट इज ड्यू टू एक्साइन। लेकिन हमने तो एक्साइन को और फर्दर बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया। तो जो हमने सबसे आउटर मोस्ट लेयर पढ़ी थी ना टैक्टम, और जो मिडल लेयर पढ़ी थी बैक्यूलम, दे टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्नामेंटेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ये आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन में मिलेगा। क्लियर? तो जो टैक्टम और बैक्यूलम है, दीज 2 लेयर्स ऑफ सेक्साइन ऑफ एक्साइन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्नामेंटेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्लियर? अब हमने देखा कि ये हार्डेस्ट प्लांट टिश्यू है, तो हम इसको दूसरा एक और पॉइंट देते हैं, दे आर द हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। क्लियर? पूरे लिविंग वर्ल्ड में इतना हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस कहीं प्रेजेंट नहीं है जो स्पोरोपोलिन है, जितना स्पोरोपोलिन रेजिस्टेंट है। तो ये जो स्पोरोपोलिन है ये इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड काम नहीं करते, ना ही स्ट्रॉन्ग एल्काली, या फिर ना ही हाई टेम्परेचर, या फिर एक्सट्रीम ड्रॉट कंडीशन या एक्सट्रीम मॉइस्चर वाली सिचुएशन, कोई भी स्पोरोपोलिन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। इसीलिए अब आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, यानी कोई भी बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन इसका नहीं हो सकता है, कोई भी एंजाइम इसके ऊपर काम नहीं कर सकता, इतना हाईली रेजिस्टेंट है स्पोरोपोलिन। और इसी प्रॉपर्टी की वजह से ही लॉन्ग पीरियड्स तक के लिए इनका फॉसिल फॉर्मेशन हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी एक ही में बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो जब हम यहाँ देखते हैं कि जो पॉलन वॉल है एक्साइन में, स्पोरोपोलिन जो एक हाईली रेजिस्टेंट सब्सटेंस है, इसी की वजह से इसका फॉसिल फॉर्मेशन पॉसिबल है। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं कि जो एंटोमोफिलस फ्लावर होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वो फ्लावर जिनका पॉलिनेशन इंसेक्ट्स के थ्रू होता है, एंटोमोफिलस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स की एक्साइन होती है ना, उसके ऊपर एक येलोइश स्टिकी विस्कस सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसको हमने कहा पॉलन किट। और पॉलन किट भी कौन प्रोड्यूस करता है? दैट इज टैपिटम। तो टैपिटम का डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन के साथ साथ नरिशमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप पढ़ेंगे स्पोरोपोलिन भी टैपिटम ने सेक्रीट किया था, और पॉलन किट भी टैपिटम ही रिलीज करता है। अब आया पॉइंट कि ये जो हमने पॉलन किट की बात की, पॉलन किट इज फर्दर लिपिड और कैरोटीनॉइड से बना हुआ है। तो कैरोटीनॉइड्स की वजह से इसका येलो कलर है। क्लियर? और जो फैटी एसिड है उसकी वजह से ये ऑयली और स्टिकी है। और जब भी कोई इंसेक्ट जब फ्लावर को विजिट करता है इन सर्च ऑफ नेक्टर, तो ये पॉलन ग्रेन्स उसकी बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिर आता है इंटाइन। जो इंटाइन है
वो कंपैरेटिवली एक्साइन बहुत थिक थी, इंटाइन इज वेरी थिन। एक्साइन स्पोरोपोलिनिन और क्यूटिन की बनी हुई है और इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टोज। इसलिए कई बुक में आपको सेल्यूपैक्टिन या सेल्यूलोपैक्टिन ये वर्ड भी मिलेगा। तो सेल्यूलोज एंड पैक्टिन की बनी हुई एंटाइन विच इज वेरी थिन। अब आपको यहाँ से एक और पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। जो एंजाइम है वो किससे बनी हुई है? स्पोरोपोलिनिन से। और स्पोरोपोलिनिन किसने सिक्रीट किया था? स्पोरोपोलिनिन इज सिक्रीटेड बाय टेपिटम, ठीक है। और ये जो टेपिटम है वो कौन सा टिश्यू है? वो स्पोरोफाइटिक टिश्यू है। स्पोरोफाइटिक टिश्यू आपने आगे जब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब आपने पढ़ा था प्लांट क्लासिफिकेशन में, तो हमने देखा था कि स्पोरोफाइट बॉडी जो होती है वो स्पोर्स बनाती है और फिर स्पोर्स जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट बॉडी बनाते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, फिर उनका डिप्लॉइड जाइगोट बनता है और फिर वो जाइगोट वापस स्पोरोफाइट बनाते हैं। आपने एक सिंपलेस्ट लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स के अंदर पढ़ी है। तो जो एंजाइम है वो स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई है। स्पोरोपोलिनिन को सिंथेसिस किया है टेपिटम ने और टेपिटम एक स्पोरोफाइटिक टिश्यू है। तो एंजाइम कौन प्रोड्यूस कर रहा है? स्पोरोफाइटिक टिश्यू। व्हेन वी थिंक अबाउट द इंटाइन की जब हम बात करते हैं, जो इंटाइन है उसको प्रोड्यूस करता है वेजिटेटिव सेल्स, जो अभी हमने आगे डायग्राम में देखा था लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि उसको हम आगे डिस्कस करने वाले। वेजिटेटिव सेल्स एंड प्रोटोप्लास्ट ऑफ पॉलन ग्रेन। प्रोटोप्लास्ट किसका? पॉलन ग्रेन का। और ये जो वेजिटेटिव सेल है और पॉलन ग्रेन है, इसको हमने क्या बोला? इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो ये जो प्रोटोप्लास्ट हो गया या पॉलन ग्रेन हो गया, ये बन गया गैमेटोफाइट टिश्यू। तो ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बैठता है कि जो एंजाइम का फॉर्मेशन है ना वो स्पोरोफाइटिक टिश्यू से होता है, लेकिन जो इंटाइन का डेवलपमेंट है वो गैमेटोफाइटिक टिश्यू करता है। प्रोटोप्लास्ट में कंफ्यूज मत होना। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि किसी भी प्लांट सेल का सेल वॉल को अगर हटा दिया जाए तो वो जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रोटोप्लास्ट कहलाता है। आपने रिसेंट एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा कि किसी भी सेल में से सेल वॉल को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? सेल्यूलेज एंजाइम और पैक्टिनेज एंजाइम। तो सेल्यूलेज एंजाइम और पैक्टिनेज एंजाइम से आपको नेकेड प्लांट सेल्स मिलती है, यानी उसमें से आपने सेल वॉल को रिमूव कर दिया होता है। तो इसलिए ये पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि एंजाइम का फॉर्मेशन स्पोरोफाइटिक टिश्यू करता है, फिर इंटाइन का फॉर्मेशन गैमेटोफाइटिक टिश्यू करता है। क्लियर? तो ये इंटाइन के बारे में छोटी सी ही लाइन आती है जो आपको याद रखना है कि इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पैक्टिन एंड दैट इज कंपैरेटिवली एंजाइम ये बहुत ही थिन होती है। अब आता है जैसे जो हमने पॉइंट यहाँ पर लिख दिया है कि एंजाइम जो है वो टेपिटम से डिराइव हुई है, जिसको हमने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। वेयर जो इंटाइन है वो वेजिटेटिव सेल एंड प्रोटोप्लास्ट और पॉलन ग्रेन से रिलीज होती है, विच इज गैमेटोफाइटिक स्ट्रक्चर। एंजाइम के पास में बहुत सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स हैं। ये प्रोटीन और एंजाइम भी इसको किसने प्रपोज किए, किसने इसको दिए हैं? दैट इज ऑल्सो टेपिटम ने दिया। जब हमने देखा था कि जो ये प्रोटीन और एंजाइम है ये किस में हेल्प करते हैं? कंपैटिबिलिटी में हेल्प करते हैं। यानी एक पर्टिकुलर स्पीसीज का पॉलन ग्रेन अपनी स्पीसीज के स्टिग्मा को किसकी हेल्प से आइडेंटिफाई करता है? इन स्पेशल एंजाइम्स की और प्रोटीन्स की वजह से। और एंजाइम फिर क्या करता है? स्टाइल को धीरे धीरे ब्रेक करना स्टार्ट करता है ताकि पॉलन ट्यूब अंदर इजीली डेवलप हो सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम और इंटाइन को हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आता है कि जो एंजाइम है, एंजाइम कंटिन्यूअस नहीं है, एट सम प्लेसेस इट इज एब्सेंट। क्लियर? ध्यान रखना कि जो एंजाइम है वो किसी जगह पे या तो बहुत ही पतली है, अनथिकन्ड है, या फिर वो वहां पर टोटली एब्सेंट है। उन पॉइंट्स को हम बोलते हैं जर्म पोर्स। जैसे ये हमने बनाया इंटाइन, और इंटाइन के ऊपर जो एंजाइम फॉर्म होती है, ठीक है, इस तरह से आपने देखा ये पूरी एंजाइम चल रही है। एट सम प्लेसेस वो बहुत ही ज्यादा थिन हो जाती है या फिर कहीं बहुत जगह पे वो बिल्कुल ही एब्सेंट है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पर या तो वो बहुत थिन हो गई है या फिर वो पॉइंट्स जहाँ पर वो बिल्कुल ही एब्सेंट है, उन पॉइंट्स को बोलते हैं जर्म पोर्स। जर्म का मतलब होता है जर्मिनेशन, कुछ नई चीज का बनना। तो जो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब
यहीं से बाहर की तरफ इमर्ज होती है। तो जर्म पोर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पॉलन ग्रेन्स का, क्योंकि जर्म पोर से ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। तो ये वो पॉइंट है जहां से पॉलन ट्यूब फॉर्म होती है। क्लियर? अब डाइकॉट्स के अंदर यहाँ पर पूछा है कि पॉलेंस ट्राइकॉल्पेट होते हैं। ट्राइकॉल्पेट इन द सेंस कि 3 जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं, तो उसको ट्राइकॉल्पेट बोलते हैं। द वर्ड कॉल्पस जो यहाँ पर यूज हुआ है, कॉल्पस वर्ड का मतलब होता है स्लिट। तो अगर तीन स्लिट्स हैं तो वो ट्राइकॉल्पेट कहलाते हैं, अगर 2 स्लिट्स हैं तो बाइकॉल्पेट कहलाते हैं, और अगर 1 स्लिट है तो वो यूनिकॉल्पेट कहलाते हैं। डाइकॉट्स में तीनों मिलते हैं, यूनिकॉल्पेट भी है, बाइकॉल्पेट भी है और ट्राइकॉल्पेट भी है, बट मेजोरिटी के अंदर, इसलिए क्वेश्चन यहीं से ही बनता है कि डाइकॉट्स के जो पॉलन ग्रेन्स है ना वो ट्राइकॉल्पेट होते हैं, यानी उनमें 3 जर्म पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जहां से जर्म जो पॉलन ट्यूब है उसका फॉर्मेशन हो सकता है। क्लियर? लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट द मोनोकॉट्स, तो मोनोकॉट्स में सिर्फ एक ही सिंगल जर्मिनल फरो प्रेजेंट होती है, इसलिए मोनोकॉट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो जनरली मोनोकॉल्पेट होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डाइकॉट में तीनों होते हैं, क्लियर, बट मेजोरिटी में ट्राइकॉल्पेट होते हैं, इसलिए हम यही सीधा बोल देते हैं कि डाइकॉट्स में ट्राइकॉल्पेट होते हैं और मोनोकॉट में क्योंकि सिंगल फरो प्रेजेंट होती है, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मोनोकॉल्पेट। क्लियर? अगला पॉइंट, व्हेन वी आर सीइंग दिस डायग्राम, अब इसको समझना आप। सबसे पहले हमने देखा कि पॉलन मदर सेल थी, ठीक है, जिसको हमने माइक्रो स्पोर मदर सेल भी बोला, क्योंकि एक पैरेंटल सेल है, इट एक्ट्स एज अ पेरेंट, क्योंकि ये मियोसिस करके फिर डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करेगी। क्लियर? दिस सेल इज डिप्लॉइड, यानी इसकी प्लॉइडी 2n होगी। ये जो स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल सबसे पहले मियोसिस 1 परफॉर्म करेगी एंड देन मियोसिस 2, और लास्ट में आपको टेट्राड मिलेंगे, ठीक है। टेट्राड के अंदर आपको 4 सेल्स दिखाई देंगी, हैप्लॉइड होंगी, और इन सेल्स को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? जैसे अगर हम यहाँ पर एक डायग्राम देखें तो हमने देखा था कि जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट बॉडी क्या बनाती है? स्पोर्स बनाती है, और स्पोर्स जर्मिनेट होकर बनाते हैं गैमेटोफाइट बॉडी, और ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमेट्स बनाते हैं, और गैमेट्स आपस में फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, और फिर जायगोट जो है वापस क्या बनाता है? स्पोरोफाइट टिश्यू। तो जब माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो एक स्पोरोफाइटिक सेल है, क्लियर, वो स्पोरोफाइटिक बॉडी है, उसने मियोसिस करके टेट्राड बनाया, इन टेट्राड को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर्स। क्लियर? फिर यहाँ पर एंजाइम काम आता है, कैलेज एंजाइम की वजह से इनकी एक इंडिविजुअल, सबसे पहले तो कैलोज वॉल डिसोसिएट हो जाती है और हर पॉलन ग्रेन की अपनी एक सेल बन जाती है, और नाउ दे आर कंसीडर्ड एज सेपरेट पॉलन ग्रेन्स। मैच्योर पॉलन ग्रेन्स की जब हम बात करते हैं तो जो आउटर मोस्ट लेयर है वो एक्साइन है, इसके ऊपर बहुत सारा ऑर्नामेंटेशन है, पर्टिकुलर डिजाइन्स हैं इसके ऊपर, और ये थिक है। फिर आप देखेंगे अंदर वाली जो लेयर है वो इंटाइन है, क्योंकि ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी हुई काफी थिन वॉल है। बहुत जगह पे छोटे छोटे पिट्स बने हुए हैं जो आपको दिख रहे हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा पिट्स दिए हुए हैं, हमने मैक्सिमम 3 पढ़े हैं डाइकॉट्स में और मोनोकॉट्स में 1 पढ़े। ये जो पिट्स हैं दे आर नोन एज जर्म पोर्स। क्लियर? और फिर आता है कि जब इसका फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड होता है, सिंगल न्यूक्लियस जब फर्स्ट टाइम माइटोसिस करता है और डिवाइड होता है, तो आपको 2 टाइप के सेल्स न्यूक्लियस मिलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस और दूसरा आपको मिलता है जनरेटिव न्यूक्लियस। यही जनरेटिव न्यूक्लियस फिर फ्यूचर में 2 मेल गैमेट्स है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये आगे चल के मेल गैमेटोफाइट मैच्योर में कन्वर्ट होना है। और गैमेटोफाइट बॉडी क्या बनाती है? अभी हमने पढ़ा गैमेटोफाइटिक बॉडी गैमेट्स बनाती है, तो ये गैमेटोफाइट बॉडी हो गई। इसकी जो जर्म सेल्स होगी, ठीक है, जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा वो फर्दर डिवाइड होकर मेल गैमेट्स को फॉर्म करेगा।
तो ये जो टॉपिक आज हमने कंप्लीट किया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये बेस है इस चैप्टर का, इसलिए आपको ये टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आएगी। इसलिए अभी तक हमने जो भी टॉपिक पढ़ा उसके डायग्राम बहुत अच्छे से बन जाने चाहिए और पैरेलल में उसके नोट्स और जितनी भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज आज हमने यूज़ की है उसको आप अपने नोट्स में डेफिनेटली यूज़ करिएगा। थैंक यू सो मच।